welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सलमान खान के फैंस के लिए है एक गुड न्यूज. स्क्रिप्टिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है किक 2. प्रभास स्टारर अपकमिंग फिल्म के मेकर्स से दीपिका पादुकोण ने की कैसी डिमांड्स. लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा की रिलीज से पहले राइटर चेतन भगत ने फिल्म क्रिटिक्स से की एक रिक्वेस्ट. पोस्टपोन नहीं होगी राणा दागुबाती और मिहिका बजाज की वेडिंग. दिल बेचारा एक्ट्रेस संजना सांघी ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म किक के सीक्वल की तैयारी चल रही है जोरों से और किक 2 के शेल्व होने की न्यूज है सिर्फ रूमर, क्योंकि फिल्म के राइटर ने कंफर्म कर दिया है कि वो स्क्रिप्ट को फाइनल करने में लगे हैं. सलमान खान की हिट फिल्म्स के सीक्वल्स अक्सर बनते रहते हैं और फैंस को उनकी फिल्म के सीक्वल्स का इंतजार भी बेसब्री से रहता है. ऐसे में कई बार किक 2 के सीक्वल की न्यूज भी आई. साजिद नाडियाडवाला ने कई बार कहा वो इस फिल्म पर काम करेंगे, लेकिन कब तक इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा. पर अब फिल्म के राइटर रजत अरोरा ने सभी के डाउट्स को क्लियर कर दिया है. रजत अरोरा का कहना है कि वो लॉकडाउन में कई फिल्म्स की स्क्रिप्टिंग में बिजी हैं और इन फिल्म्स में से एक सलमान खान की किक 2 भी है. When asked if the sequel would have crowd-pleasing one-liners like in Kick, he said, "In Kick, Devil's personality matched Salman Sir's, and that's how those lines came about. Nobody talks like this in real life, but you don't want to disappoint a huge star's fan base. Eventually, it's the character that dictates the language." सलमान खान की किक एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, and the dialogues drove the crowds crazy. मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं. एंड आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे. टू मच फन. सलमान खान के ये सभी सुपरहिट डायलॉग्स आज तक लोगों को याद हैं. अगर सलमान खान की आने वाली फिल्म्स के बारे में बात करें तो he will first complete the shoot of Radhe, Your Most Wanted Bhai, which he will shoot in October. The actor will then work on Kabhi Eid Kabhi Diwali with Pooja Hegde, and rumors are rife that he might team up with Kabir Khan again for the third installment of the Tiger franchise. अब ऐसे में ये तो तय है कि किक 2 बनेगी, लेकिन कब बनेगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिलहाल सलमान खान अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं. और जाहिर है कि सलमान खान के फैंस को किक 2 के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. दीपिका पादुकोण बनी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्टर. रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने प्रभास स्टारर फिल्म को साइन करने के लिए डिमांड किया अब तक का हाईएस्ट अमाउंट बाय एनी एक्ट्रेस. यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका को प्रभास स्टारर फिल्म के लिए साइन करने के लिए मेकर्स को करनी पड़ी कड़ी मेहनत. वॉपिंग 20 करोड़ रुपीस दीपिका पादुकोण चार्ज कर रही हैं टू वर्क विद प्रभास. रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका शुरुआत में इस फिल्म को करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, एज उनके पास कई बड़ी फिल्म्स ऑलरेडी पाइपलाइन में थी. लेकिन प्रभास स्टारर फिल्म के मेकर्स दीपिका को इस फिल्म के लिए साइन करने के लिए कीन थे.
यही वजह है कि उन्होंने दीपिका को वॉपिंग 20 करोड़ रुपीस ऑफर किए और दीपिका इस ऑफर को इनकार नहीं कर पाई। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण का रोल फिल्म में नहीं था कुछ खास इम्प्रेसिव और एज एक्सपेक्टेड प्रभास का रोल था काफी पावरफुल। लेकिन मेकर्स ने दीपिका की रिक्वेस्ट पर अब फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ खास चेंजेस करने का भी फैसला लिया है। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रभास को इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपीस ऑफर किए गए हैं, जो दीपिका को मिलने वाले अमाउंट से काफी ज्यादा है। लेकिन इंडस्ट्री में दिस इज नॉट न्यू। इंडिया में अभी भी मेल लीड्स को क्राउड पुलर माना जाता है। ऐसे में प्रभास की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये अमाउंट ऑफर किया गया है। बट स्टिल दीपिका का अपने टर्म्स पर इतने बड़े अमाउंट को डिमांड करना एक वेलकम चेंज है। दीपिका पादुकोण अनडाउटेडली इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं और जिस तरह उन्होंने डिमांड रख के अपने टर्म्स पर रेम्यूनरेशन और साथ ही स्क्रिप्ट चेंज की डिमांड रखी है, ये प्रूव करता है अबाउट हर पोजीशन इन द इंडस्ट्री। वैसे दीपिका पादुकोण की पोजीशन की अगर इंडस्ट्री में बात करें तो फिल्म पद्मावत के दौरान ही रिपोर्ट्स आई थी कि फिल्म के लीड एक्टर्स शाहिद कपूर और रणवीर सिंह से ज्यादा रेम्यूनरेशन संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण को ऑफर किया था और उस वक्त भी यही बात हुई थी कि दीपिका रियल मायनों में फिल्म की लीड थी। यही वजह है शी कम्प्लीटली डिजर्व्ड दिस रेम्यूनरेशन। दीपिका ने खुद भी इस रेम्यूनरेशन को लेकर कॉन्फिडेंटली एक इंटरव्यू में कहा था, Talking about my remuneration for me is not exciting. I'm confident and comfortable with what I'm paid. As I'm sure you are with what you get paid. आपको बता दें, इसके अलावा दीपिका पादुकोण को हाल ही में शाहरुख खान के साथ एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यश राज फिल्म्स एक बड़ी फिल्म के लिए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को साथ लाना चाहते हैं। सोर्सेस का कहना है ये एक हाई बजट एक्शन फिल्म होगी और इसे वॉर और बैंग बैंग जैसी फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दीपिका ने महाभारत की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर द्रौपदी की लाइफ पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया है। वहीं दीपिका की फिल्म 83 भी इसी साल के एंड में रिलीज हो रही है। यानी दीपिका के हैंड्स आर फुल विद मीटी प्रोजेक्ट्स और इन फिल्म्स को देखकर ये कहा जा सकता है शी इज अनडाउटेडली वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस इन द इंडस्ट्री। सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस ने बॉलीवुड में तूफान खड़ा कर दिया है और अब राइटर चेतन भगत ने फिल्म 3 इडियट्स के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा पर लगाए हैं कुछ सीरियस एलिगेशन। चेतन भगत ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि विधु विनोद चोपड़ा की वजह से वो ऑलमोस्ट अपनी जान तक देने की सिचुएशन में आ गए थे। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब चेतन भगत ने अपने एक पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए बॉलीवुड के फिल्म क्रिटिक्स को बनाया निशाना। चेतन ने लिखा, सुशांत's last film releases this week. I want to tell the snob and elitist critics right now, write sensibly. Don't act over smart. Don't write rubbish. Be fair and sensible. Don't try your dirty tricks. You have ruined enough lives. Now stop. We'll be watching. चेतन का ये ट्वीट था फॉर ऑल द फिल्म क्रिटिक्स। ऐसे में विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ अनुपमा चोपड़ा, जो कि खुद एक क्रिटिक हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, Each time you think the discourse can't get lower, it does. Well, अनुपमा चोपड़ा का ये पोस्ट चेतन भगत को बहुत ज्यादा पिंच कर गया और उन्होंने ओपनली अनुपमा चोपड़ा के हस्बैंड विधु विनोद चोपड़ा पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए कहा, मैम, when your husband publicly bullied me, shamelessly collected all the best story awards, tried denying me credit for my story and drove me close to suicide, you just watched. Where was your discourse? चेतन भगत के ये एलिगेशन काफी सीरियस थे। ऐसे में हर जगह इसकी बातें होने लगी और फिर चेतन भगत ने आगे अपने पोस्ट में अपने पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए लिखा, Many know this. For those new here, 1.
Three Idiots was based on my novel 5 Point Someone and My Story. 2. The film won every story award that year. 3. I was not given any of those story awards. They took them all. 4. As a powerless newcomer, I was bullied and was deeply affected. वैसे चेतन भगत के पोस्ट को लेकर कई क्रिटिक्स ने उन पर क्वेश्चन उठाया है, एज दे फील चेतन भगत बिना वजह क्रिटिक्स को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह चेतन भगत ने अनुपमा चोपड़ा और विधु विनोद चोपड़ा को निशाना बनाया, वो काफी शॉकिंग है। इस मामले में कई लोग जहां चेतन भगत को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग चेतन भगत के इस ब्लैंकेट स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Sanjana, thank you for joining me. Thanks, Rudani. Thank you for having me. You put out a heartfelt video, after Sushant's demise, and you spoke a lot. Of course, it was really heartbreaking to see you. You broke down a little and you tried to say what you felt. What was going on? What was going on through your mind? I mean, that Sunday, it was just, I don't like revisiting it because I sort of, find it hard to be articulate about it, or because I haven't, I think I'm too young to know what it feels like, or I'm not familiar with grief at all. So it's the first time I've lost a friend. So it's just, I actually don't even know why I felt that maybe speaking out to lakhs of strangers that I don't know would help me maybe it would help make me feel lighter, or somewhere I felt like the message might reach him. I don't even know, because it's not typical of me to ever share such personal thoughts or feelings at all. I actually, now that it's been a month, I think back as to how come I did that. It just shows how sort of, it was just another sort of moment. But yeah, it's still as raw. I don't even feel like a month has passed, because the film is, when it's such a heavy part of your life and it's such an important part of your life, and then you're releasing it, and Mukesh and I are doing it on our own and without him. So it's just, there's no escape, there's no breather. So it's just tough in general. Explain to me, how do you get sort of, you figure your way out through that phase of waiting, through all the ups and downs that the film journey has seen, you have seen? I think I've realized this, and I take Mukesh's help a lot to understand a lot of my own sort of thoughts and emotions, because Kizzy was such an emotional journey. And when you play a character with that kind of soul sort of focus and passion for almost 2 years, it's not just someone you played and then that's that and you move on. It has a very, very tangible impact on the person that you are. So in many ways, I think, I was discussing this with my father also. I was telling him that I think Kizzy is giving me the strength to deal with anything that I'm going through, because she's a young girl. She faced circumstances that were beyond her. They were beyond her age, and they were tragedies, right? They weren't the most fortunate circumstances. But while playing her, I learned patience and I learned resilience. And I think patience and resilience are the only two things that I can use right now, to get through, whether it was the pandemic, whether it was, the theaters being shut. You make a film for 2 years knowing that it's for the theaters, looking up to a particular date. So you can imagine the kind of nerves and excitement a debutante has. Sure. So there's been a lot of expedited, I think, growth, forced emotional and mental growth that I've had to do to remain as focused and as much on my path, You were 14 almost when you did a part in Rockstar? Yeah,
I was 13 actually when Mukesh found me. Yeah. From that to today, meeting the kind of people that you have, working with Sushant, I'm sure, you always said very fondly of how you learned on the set as an actor as well with him. How do you look back at your own journey? Thing is that the journey that started at 13 and 10 years have gone by, and 10 years were my years growing up. Literally, when you become from 13 to 23, it's your entire childhood, it's your entire life. I just look at it as it was a very unique kind of growing up, because I'm very studious also. I really, really like studying. So along with studying, I became the sort of semi-professional child actor, you can say. There was always an ad shoot or that I had to travel for, or a small part in a film. So very different, I think, childhood now that I think about it. When you're doing it, that's your life, so you don't have any external perspective. But now that I think back, I'm like, that was different. Like for me, I would get done with school and typically ask my best friend to take a self-test that I had to send to my ad director in Bombay, or take suitcases full of books to Srinagar or Dharamshala when we were shooting for Rockstar, and get mocked by Ranveer and Imtiaz also, because they were like, this girl is just... I would finish the shoot and we're in these beautiful dhauladars in Dharamshala and run into the room. But I think that journey is everything. I think I'm really, really proud of it in a way. Really happy that it wasn't easy, because I think that's what's allowing me to deal with all of this. I read a post of yours and I'd like to quote you from it. And I think then we can probably get into more conversations. You were writing a message from your heart to the graduating class of 2020. And, you spoke about, you said this: I struggled and threw myself around to find my answers, but literally only after burning through that fire for long enough can I look back and be grateful for that struggle. Because that struggle taught me lessons that today I'd be even more scared if I haven't learned. Tell me what those struggles were. I don't like, I'm not proud that I used the word struggles. Maybe I should have used challenges. They're just, this film, Dil Bechara, is, once people watch it in 2 days, it's a exceptionally nuanced and emotional narrative. And, it's a film that's just based on performances. There is no fluff. There are no big action sequences or glamorous songs or anything like that. So when Mukesh sir used to explain the script to me, or when Shashank Khaitan and all of us used to do readings, they were like, ye, jo tu karte, you move one eye, you flicker one eyelid, you don't be real, and the film is done right there. Coming up on the show, reality show Bigg Boss के इस सीजन में नजर आ सकते हैं कौन से सेलिब्रिटीज? सलमान खान के शो बिग बॉस 14 की टेंटेटिव कंटेस्टेंट लिस्ट आई सामने। सुगंधा मिश्रा, ससुराल गेंदा फूल के जय सोनी भी आ सकते हैं बिग बॉस 14 में नजर। निया शर्मा, विवियन डिसेना के शो में बतौर पार्टिसिपेंट्स आने की न्यूज रिसेंटली आई थी। ऐसे में कंटेस्टेंट्स के कुछ और नाम भी सामने आए हैं जो इस बार बिग बॉस के घर में रहने आ सकते हैं। रिपोर्टेडली टेलीविजन एक्टर मिशेल रहेजा को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। He was last seen in कुमकुम भाग्य। मिशेल के अलावा सुगंधा मिश्रा के भी शो में आने की न्यूज है। सुगंधा मिश्रा सिंगर और एक्टर होने के साथ साथ एक टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। अविनाश मुखर्जी को भी बिग बॉस की कंटेस्टेंट लिस्ट में जगह मिली है। आपको बता दें कि अविनाश मुखर्जी ने पॉपुलर शो बालिका वधू में यंग जग्या का रोल प्ले किया था। शिरीन मिर्जा और निखिल चिन्नप्पा भी बिग बॉस 14 में नजर आ सकते हैं। Shireen Mirza is a television actress and she is well known for her role as Simran, Simmi Bhalla Khurana in Ye Hain Mohabbatein.
वहीं अगर निखिल चिन्नप्पा की बात करें तो वो एक फेमस वीडियो जॉकी और टीवी प्रेजेंटर हैं। साथ साथ कई फिल्म्स में भी नजर आ चुके हैं। Well, no one has been confirmed as yet, but the makers are keen to have these people on board. और अगर सब ठीक रहा तो इन नामों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 14 इस बार लॉकडाउन थीम पर बेस्ड होगा और बहुत जल्द सलमान खान अपने फार्म हाउस पर शो का प्रोमो भी शूट करेंगे। Reportedly, इस बार hygiene of the contestants would be one of the biggest points in the contract. If the contestants fail to keep the hygiene, they would be disqualified immediately. सलमान खान के रियलिटी शो में इस बार किसी भी ऐसे कंटेस्टेंट को शामिल नहीं किया गया है जिसकी इस साल कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री रही हो। The decision has been taken to ensure the supreme safety of all the contestants. Well, अब इंतजार है तो बस कंटेस्टेंट्स के नाम ऑफिशियल होने का। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में ये भी खबर आई थी कि सलमान खान हो सकता है कि इस शो को अपने फार्म हाउस से ही शूट करें, वो भी मिनिमम क्रू के साथ। और मेकर्स सलमान खान के आइडिया को कंसिडर कर रहे हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। राणा दागुबाती और मिहिका बजाज 8 अगस्त को कर सकते हैं शादी। राणा और मिहिका की वेडिंग नहीं हुई है पोस्टपोन। कुछ समय पहले ऐसी न्यूज आई थी कि राणा दागुबाती और मिहिका बजाज की वेडिंग पैंडेमिक इफेक्ट की वजह से पोस्टपोन हो गई है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राणा और मिहिका अगस्त में नहीं बल्कि दिसंबर में शादी करेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि राणा और मिहिका प्लान के अकॉर्डिंग 8 अगस्त को ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। Rana Daggubati's father Suresh Babu had earlier confirmed in an interview that the wedding will happen in Hyderabad in the presence of family members from both the sides. He had also assured that all safety measures will be kept in mind during the celebration. Rana's father Suresh Babu had also announced that they have decided to go for an August wedding and the preparations have already begun. The families had initially decided to go for a December wedding. लेकिन जब राणा और मिहिका की फैमिली ने प्रीस्ट से कंसल्ट किया तो उन्होंने अगस्त में ऑस्पिशियस डे निकाला जिसके लिए दोनों फैमिलीज रेडी हो गईं। हालांकि शादी पोस्टपोन होने की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई थी, लेकिन ये न्यूज थी कि राणा और मिहिका किसी भी तरह का हेल्थ रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वैसे राणा दागुबाती और मिहिका ने लॉकडाउन में ही रोका सेरेमनी करके अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। रोका सेरेमनी को राणा के फैमिली स्टूडियो में ही किया गया था। राणा और मिहिका के रोका सेरेमनी की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। राणा स्पॉटेड अ हैंडसम लुक wearing a white shirt and mundu, while Mihika looked pretty in a multicolored silk sari with a pink printed blouse. She teamed it up with a necklace and bangles, while left her hair in cascading curls. राणा और मिहिका की शादी की गुड न्यूज पर उनके फैंस काफी खुश हैं और अब ये साफ हो गया है कि तय मुहूर्त के हिसाब से ही राणा और मिहिका शादी के बंधन में बंधेंगे। वैसे अभी भी फैमिली की तरफ से इस न्यूज पर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आने का सबको इंतजार है।